हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। ये आज हमारा संडे क्यूएनए जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करता हूं। जिसको भी संडे क्यूएनए में अपना क्वेश्चन पोस्ट करना है तो वो इसी वीडियो के अंदर जो लेटेस्ट वीडियो होता है संडे क्यूएनए का, उसके नीचे अपना क्वेश्चन जो है कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। कोई भी हैशटैग वगैरह लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है और कोई भी लिंक का इस्तेमाल मत कीजिए, वरना हैशटैग और लिंक की वजह से आपका जो कमेंट है वो स्पैम फोल्डर में यूट्यूब डाल देता है, जिसकी वजह से मुझे वो दिखाई नहीं देता। तो वहाँ पे आपका क्वेश्चन मिस हो सकता है और मैं जो है मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन ज़रूर लिख सकते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन मेरे से छूट जाए तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और वीडियो जब मैं एडिट करते रहता हूँ या बनाते रहता हूँ उस टाइम पे भी क्वेश्चन आते हैं, तो हर किसी का क्वेश्चन लेना पॉसिबल नहीं है। संडे क्यूएनए का वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ लेटेस्ट शॉप के बारे में। दोस्तों अगस्त का जो महीना है ये शॉपिंग का महीना है, जहाँ पे फ्लिपकार्ट मिंत्रा जैसे बड़े वेबसाइट्स पे बड़े सेल्स आ रहे हैं, जहाँ पे आप नया फोन, एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर या कपड़े खरीद सकते हो। और लेटेस्ट शॉप के जरिए से यहाँ पे जाके शॉपिंग करने पे उन डिस्काउंट के ऊपर आपको एक्स्ट्रा और 500 रुपीज का कैशबैक मिलता है। अभी ट्रिक ऐसी है कि डायरेक्टली फ्लिपकार्ट वगैरह पे मत जाइए, पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से लेटेस्ट शॉप को अपने फोन पे कर लीजिए डाउनलोड। वहाँ पे अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड से कर लीजिए साइन अप। साइन अप करने के बाद वहाँ पे आपको अपना मनपसंद स्टोर सिलेक्ट करना है, जैसे फ्लिपकार्ट पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे गो टू स्टोर पे वापस क्लिक कर लीजिए। अभी आप रीडायरेक्ट होके आ जाते हैं फ्लिपकार्ट पे। यहाँ पे आप रेगुलर शॉपिंग कीजिए और आपका जो भी कैशबैक है आपके लेटेस्ट शॉप के अकाउंट में ऐड हो जाता है और आप इसको विड्रॉ कर सकते हो यूपीआई या पेटीएम के जरिए से। चीजों को और बेहतर बनाने के लिए लेटेस्ट शॉप दे रहा है आपको फ्री प्रीमियम अकाउंट 7 डेज के लिए, यानी कि आपको और 30% का एक्स्ट्रा कैशबैक मिलेगा जब आप करेंगे ऑनलाइन शॉपिंग लेटेस्ट शॉप के जरिए से। तो चांस को मिस मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एप्लीकेशन को जाके डाउनलोड कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, पहले सवाल से आज का हमारा संडे क्यूएनए शुरू करते हैं। वन प्लस नॉट से रिलेटेड भी कुछ सवाल आए हैं तो वो भी लेने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, क्योंकि वो भी अभी जो है एक नया हॉट डिवाइस है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों पूछा है रोहन जैन ने, बोलते हैं कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो पर्सनली तो यूज नहीं करना चाहिए, मैं भी उसके खिलाफ हूँ। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसा है जिसको वो सॉफ्टवेयर यूज करना बहुत ज्यादा एसेंशियल है, बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो उसका क्रैक्ड वर्जन, पायरेटेड वर्जन, कोई भी जो है इस टाइप का वर्जन डाउनलोड करके इस्तेमाल करता है, तो उसके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? क्या वो गलत कर रहा है या क्या कर रहा है? वो केपेबल नहीं है पेमेंट करने का उस सॉफ्टवेयर के लिए? देखिए, जो भी इंसान को अगर किसी सॉफ्टवेयर की, कोई भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जैसे फाइनल कट प्रो है एडिटिंग के लिए, अब उसकी कीमत 25,000 है, हर कोई बंदा उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो क्या उसको क्रैक वर्जन डाउनलोड करना चाहिए, पायरेटेड डाउनलोड करके इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो जो सॉफ्टवेयर है एक एसेंशियल सॉफ्टवेयर है, लेकिन उस बंदे के लिए एसेंशियल सॉफ्टवेयर नहीं है जो उसके लिए पेमेंट करने का केपेबल नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं वो सॉफ्टवेयर को खरीद सकूं, यानी कि मैं केपेबल नहीं हूं अगर उसके लिए पेमेंट करने के लिए, तो मैं केपेबल नहीं हूं उस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए भी। अगर किसी इंसान को एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं कि यूट्यूबर बनना है, यूट्यूब चैनल शुरू करना है, अभी उसने यूट्यूब से पैसे नहीं कमाए हैं, तो बहुत सारे ऐसे फ्री के एप्लीकेशन है, फ्री के सॉफ्टवेयर है जो वो इस्तेमाल कर सकता है और इस्तेमाल करके अपना यूट्यूब चैनल, अपना यूट्यूब करियर ग्रो कर सकता है। ऐसा नहीं कि हर कोई यूट्यूबर जो है वो फाइनल कट 25,000 का या एडोबी प्रीमियर प्रो वगैरह ही इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही सस्ते या फ्री वाले सॉफ्टवेयर जैसे आई मूवी हो गया, या एंड्रॉइड के अंदर भी बहुत सारे बेसिक सॉफ्टवेयर आते हैं जिसका इस्तेमाल वो कर सकता है। जरूरी नहीं कि एकदम टॉप एंड का, हाई एंड का सॉफ्टवेयर से ही वो शुरुआत करे, और जब वो केपेबल हो जाए तब जाके वो पेमेंट करके जो है बेहतर सॉफ्टवेयर लेके अपने काम को और बेहतर बना सकता है। मैंने ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखा भी है और मैं इनको पर्सनली जानता भी, जिनके 1-1 मिलियन सब्सक्राइबर है, वो आज भी जो है अपने फोन के अंदर एडिटिंग करते हैं और पायरेटेड सॉफ्टवेयर से, जो उसके क्रैक्ड एप्लीकेशन होते हैं, जो एपीके फाइल्स होते हैं, उसका इस्तेमाल करके वो अपने यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं। तो बताइए कितनी गलत बात है? क्या डेवलपर्स के साथ और पूरे जो है ये डेवलपर कम्युनिटी के साथ गलत नहीं हो रहा है? आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चैतन्य का, बोलते हैं नॉक्स सिक्योरिटी जो सैमसंग में आती है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या ये ज्यादा सिक्योर है आईफोन के मुकाबले? देखिए, नॉक्स सिक्योरिटी पहली बात हर सैमसंग के फोन में नहीं आती। जैसे आईफोन के अंदर जो सिक्योरिटी आती है वो अक्रॉस द रेंज आती है, सारे आईफोन्स के अंदर आपको देखने मिलती है, फिर भी उसके अंदर भी 19-20 होता है चिपसेट के मुताबिक। तो सैमसंग का जो नॉक्स सिक्योरिटी है ये भी एक काफी बेहतरीन ऑल्टरनेटिव है अगर आप आईफोन के लिए नहीं जाना चाहते और सैमसंग के या किसी एंड्रॉइड फोन के लिए जाना चाहते हो, तो उसमें नॉक्स सिक्योरिटी वाला आप एक एंड्रॉइड फोन, एक सैमसंग फोन ले सकते हो। उसमें क्या होता है, आपको एक सिक्योर्ड फोल्डर मिलता है जिसमें आप अपने जो प्राइवेट एप्लीकेशन है या जो भी आपके सेंसिटिव फाइल्स है, फोटोज है, वो वहां पे डाल सकते हो। जबकि ऐसा कोई ऑप्शन आईफोन के अंदर नहीं आता सिक्योर्ड फोल्डर वाला। लेकिन ओवरऑल अगर ओएस की सिक्योरिटी आप देखेंगे तो आईफोन की जो सिक्योरिटी है, आईओएस की जो सिक्योरिटी है, इट इज मच मोर एडवांस देन सैमसंग का नॉक्स। पहली बात तो सैमसंग का नॉक्स सब सैमसंग के डिवाइसेस पे नहीं आता। दूसरी बात, वो जो सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है ये आईफोन अपने अक्रॉस द ओएस प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि वहां पे जो ओएस चल रहा है वो एंड्रॉइड ही है। और जब आप एंड्रॉइड डाल देते हो उसके बाद आप नॉक्स लगाओ या फॉक्स लगाओ,
आपके फ़ोन में चलता है एंड्रॉयड, जहाँ पे आपकी बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कुलदीप पाठक का। ये बोलते हैं कि भाई लव फ्रॉम दिल्ली, और बोलते हैं कि आप बोलते हो कि आईपैड में एक बेटर एक्सपीरियंस मिलता है सैमसंग के टैब के मुकाबले, लेकिन उन्होंने बहुत सारे वीडियो में देखा है कि सैमसंग का टैब भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है, अच्छा एक्सपीरियंस देता है। तो वहाँ पे एस पेन भी सैमसंग देता है, जिसके लिए हमको आईपैड में एप्पल पेंसिल के अलग से 10,000 देने पड़ते हैं। उस 10,000 से वो अपने पेरेंट्स के लिए एक एंड्रॉयड फ़ोन भी ले सकते हैं। तो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप, क्या ये फेयर कंपैरिजन है? बिल्कुल भी फेयर कंपैरिजन है। देखिए आप जो है सैमसंग के अंदर आपको सिर्फ जो है एक एस पेन की गोली जो साथ में वो फ्री दे रहा है, उससे आप जो है खुश हो जा रहे हैं। जैसे बच्चे को नाराज़ होने के बाद एक चॉकलेट दिया जाता है तो बच्चा खुश हो जाता है, वैसे ही यहाँ पे एक आपको अंडर परफॉर्मिंग टैबलेट दिया जा रहा है उतने ही पैसे में जितने में आपको एक आईपैड आता है, और उसके बाद आपको एक फ्री में एस पेन दिया जा रहा है। उस फ्री के चक्कर में आप एक ख़राब एक्सपीरियंस जो है वो आपके घर में खरीद के लाएंगे उतना ही पैसा देके। और रही बात एप्पल पेंसिल वर्सेस सैमसंग के एस पेन की, तो एप्पल पेंसिल इज़ अ मच मोर सुपीरियर प्रोडक्ट। एक तो पूरे साइज़ की फुल साइज़ की पेंसिल है। आर्टिस्ट को अगर आप देखेंगे दे ऑलवेज प्रेफर एप्पल पेंसिल नोट टेकिंग के लिए, या कोई भी चीज़ हो, पाम रिजेक्शन हो, हर चीज़ जो है आईपैड पे और एप्पल पेंसिल का जो कॉम्बिनेशन है उसमें बेहतर आपको देखने मिलता है। आईपैड ओएस के अंदर अभी जो स्क्रिबल वाला फंक्शन आया है और बहुत सारे ऐसे फंक्शनलिटी आए हैं जो एप्पल पेंसिल का जो इस्तेमाल है उसको और ज़्यादा मज़ेदार बना देंगे। तो 10,000 रुपये तो आप बचा लेंगे शायद एप्पल पेंसिल नहीं खरीद के, उसके जगह सैमसंग का टैब लेके, लेकिन लॉन्ग रन में जो है आप पछताने वाले, क्योंकि उसके अंदर जो प्रोसेसर है वो भी एप्पल के प्रोसेसर के सामने कुछ नहीं है। आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लैग दिखने मिलेगा, उतना रिच एप्लीकेशन का आपको सपोर्ट देखने नहीं मिलेगा एंड्रॉयड के उस टैबलेट में। अब ये डिपेंड करता है कि आपके बच्चे जो स्कूल में है उनका iOS का एप्लीकेशन है या नहीं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको कंसिडर करना पड़ता है। आईपैड जो है सैमसंग के टैब से इट इज़ अ मच मोर सुपीरियर प्रोडक्ट, लेकिन ऐसा नहीं है कि सैमसंग का जो टैब है वो आपके किसी काम ही नहीं आएगा अगर आप वो ले लेंगे तो आपकी मर्जी है, आप जो भी चाहिए वो ले सकते हैं, लेकिन सोच समझ के लीजिए। ऐसा ना हो कि पैसे भी आपके बर्बाद हो रहे हैं और ख़राब प्रोडक्ट भी आपके पास आ रहा है जिसकी वजह से आपको आगे पछताना पड़े। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दर्शन चौहान का। ये बोलते हैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट सैमसंग एस सीरीज वर्सेस आईफोन। देखिए सैमसंग का एस सीरीज मुझे जो है पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, नोट सीरीज भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा जो एंड्रॉयड का पहला फ्लैगशिप स्मार्टफोन था उस टाइम पे मैंने 30,000 रुपये का लिया था, आज के समझ लीजिए 1,00,000 रुपये के ऊपर ही होगा। वो था सैमसंग का गैलेक्सी S2। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था वो फ़ोन, बहुत ज़्यादा इंप्रेस था मैं उस फ़ोन से, और आज भी जो है मैं सैमसंग का S सीरीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ हार्डवेयर वाइज। लेकिन उसके अंदर एक ऐसी हार्डवेयर की चीज़ है जिसको मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। सॉफ्टवेयर भी अच्छा है सैमसंग का, ठीक है, आई लाइक दैट सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर भी अच्छा है, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ ऐसी है जो बहुत ही घटिया है और जो इंडियन कंज्यूमर्स के लिए वो लोग देते हैं वो है एक्जिनोस का प्रोसेसर। सैमसंग के फ़ोन्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक्जिनोस का प्रोसेसर देने की वजह से जो है उसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। जो फॉरेन कंट्रीज़ में, यूएस वगैरह में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर उसके अंदर आता है, अगर वो यहाँ पे इंडिया में सैमसंग दे तब जाके कुछ कंपटीशन बनेगा आईफोन्स के साथ उसका, वरना सैमसंग के फोन्स पे इतना ज़्यादा पैसा खर्चा करना मुझे वर्थ नहीं लगता जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एक्जिनोस प्रोसेसर। अगर आपको मेरी बातों पर बिलीव नहीं हो रहा है तो जाइए देखिए, एक यूट्यूबर है जी टेक केयर करके, इंग्लिश में वीडियो बनाते हैं, और वहाँ पे उन्होंने जो है बहुत अच्छे से बताया है कि सैमसंग का गैलेक्सी S20 अल्ट्रा जो है वो उन्होंने इस्तेमाल किया इतने टाइम से, और बहुत बड़े फैन है वो सैमसंग के, जैसे समझ लो मैं एप्पल का फैन हूँ। तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि एक्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है उस फोन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अनूप का। ये बोलते हैं देयर आर मेनी पेजेस ऑन इंस्टाग्राम ऑफरिंग एप्पल वॉचेस एट 4 and 5,000 रुपीज, वी नो दैट दे आर क्लोन, कैन यू प्लीज मेक अ वीडियो ऑन सच प्रोडक्ट्स। देखिए इंस्टाग्राम पे जो पेजेस है जो 4-5 हज़ार में एप्पल वॉच प्रोवाइड कर रहे हैं या 4-5 हज़ार में एयरपॉड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ये जो 4-5 हज़ार के प्रोडक्ट्स वो आपको प्रोवाइड करेंगे, उसमें दो बातें हो सकती है, या तो वो आपका पैसा पूरा खा जाएंगे, आपको कोई प्रोडक्ट नहीं देंगे, और दूसरी बात ये हो सकती है कि वो आपका पैसा लेंगे और आपको जो क्लोन प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे वो आपको डिलीवर हो जाएगा। दोनों ही केस में आपका जो है बहुत ज़्यादा नुकसान है। अगर पैसा खा गया तो पूरा पैसा डूब गया, और अगर आपको प्रोडक्ट आ गया फिर भी आप उतना ही पछताएंगे जितना आपका पैसा पूरा डूबने में पछताते हो, क्योंकि वो जो एप्पल वॉच का क्लोन है या एयरपॉड का क्लोन है वो इतना ख़राब परफॉर्मिंग होता है, ख़ास तौर पे एप्पल वॉचेस का क्लोन इतना ख़राब परफॉर्मिंग होता है कि आप जो है कभी भी उसको पहनना, इस्तेमाल करना नहीं चाहेंगे। और उस प्रोडक्ट की जो एक्चुअल कीमत होती है वो 1,000 से 1,500 रुपये से ज़्यादा नहीं होती है, और इसके बारे में मैं कई बार वीडियो बना के बता चुका हूँ, लेकिन लोग जो है इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं इन डील से कि वहाँ पे कोई बोलता नहीं आपको कि क्लोन है। अभी आप समझदार है, आप समझ गए, लेकिन जनरली पब्लिक समझती नहीं है और अपने पैसे जो है इन चीज़ों के पीछे बर्बाद करके बैठ जाती है। तो कभी भी याद रखना, 30,000 की चीज़ आपको 5,000 में नहीं आ सकती, 30,000 की चीज़ आपको 25,000 में आ सकती है, लेकिन वो भी आपको रिलायबल सोर्स होना चाहिए जहाँ से आप उसको खरीदते हो। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूं, लेकिन काफी टाइम हो गया तो फिर से एक बार ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है सैयद ने, ये बोलते हैं कि आप आईफोन 11 अपना प्राइमरी डिवाइस क्यों यूज करते हो, प्रो या प्रो मैक्स क्यों नहीं करते हैं। देखिए
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब एप्पल के आईफोन्स लॉन्च हुए थे तो इंडिया में आप जानते हैं कि थोड़ा लेट आते हैं, 1 महीना देर से आते हैं। तो मैं उसके लिए स्पेशली जो है उनको लेने के लिए, उनको यूज़ करने के लिए, उस पर रिव्यू बनाने के लिए यहाँ से दुबई गया। इंडिया से मैं दुबई चला गया, वहाँ पे जाके मैंने आईफोन 11 प्रो मैक्स लिया। आप देख सकते हैं जाके चैनल पे वीडियो है कि मैं एप्पल स्टोर में गया, वहाँ से मैंने आईफोन 11 प्रो मैक्स लिया, उसका अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया। लेकिन बाद में मैं जो है शिफ्ट हो गया आईफोन 11 के ऊपर। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आईफोन 11 प्रो मैक्स का जो डिस्प्ले साइज़ है, ओवरऑल फ़ोन का जो साइज़ है, वो मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है, नंबर 1। सेकेंड चीज़, प्रो पे क्यों नहीं गया, क्योंकि प्रो मुझे बहुत ज़्यादा छोटा लगता है और यहाँ पे जो आईफोन 11 में यूज़ कर रहा हूँ इसका डिस्प्ले साइज़ मुझे जो है बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लगता है, 6.1 इंचज़ का। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब आईफोन 12 का लाइनअप आएगा तो वहाँ पे आईफोन 12 प्रो जो होगा, जो 6.1 इंचज़ का होगा, उसके लिए मैं जाना चाहूँगा, क्योंकि मुझे 6.1 इंचज़ का जो फॉर्म फैक्टर है बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी एक्टिव लाइफस्टाइल है मेरी, बाहर घूमना फिरना पसंद करता, तो इतना बड़ा जो बल्क है वो अपने पैंट के पॉकेट में कैरी करना मुझे जो है थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। दूसरी बात यहाँ पे ये है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगती है कि आईफोन 11 के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा इमेंस वैल्यू फॉर मनी लगा और मुझे ऐसा लगा क्यों ना ये चीज़ यूज़ करके मैं भी अपने सब्सक्राइबर्स को ये बताऊँ। क्योंकि जनरली आप देखेंगे जो चैनल्स वाले लेते हैं वो जनरली टॉप ऑफ द लाइन फ़ोन लेते हैं, आईफोन 11 प्रो मैक्स लेते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा क्योंकि इस फ़ोन के अंदर मुझे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगी तो आपको भी मैंने यही ज़्यादा करके फ़ोन सजेस्ट किया और ये फ़ोन मुझे अच्छा भी लगा। और आप अभी इसके सेल्स फिगर से भी पहचान सकते हो, जान सकते हो कि क्यों है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग फ़ोन ऑफ 2020। तो इस वजह से जो है आईफोन 11 को मैंने अपना प्राइमरी डिवाइस बनाया। और एक और रीज़न है जो कि मैं बताना भूल जा रहा हूँ, यहाँ पे जो 2 कैमरास है, वाइड एंगल और अल्ट्रा वाइड एंगल, ये जो सेटअप है ये सबसे ज़्यादा मुझे यूज़फुल लगता है। टेलीफोटो लेंस की जो ज़रूरत है मुझे कभी भी महसूस नहीं हुई, क्योंकि जनरली हम लोग ज़्यादा करके जूम करके जो कोई भी ऑब्जेक्ट्स है उसका फोटोग्राफी वीडियोग्राफी नहीं करते, लेकिन जो अल्ट्रा वाइड है यहाँ पे वो बहुत ही कमाल की चीज़ है, जो उन फोन्स में भी है, लेकिन वहाँ पे जो टेलीफोटो है वो यहाँ पे मुझे इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं लगा। अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों अक्षत ने, बोलते टेक्निकल गुरुजी ने खुद एक वीडियो अपलोड किया जहाँ पे उन्होंने बहुत तारीफ की अपने मैकबुक की, तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? देखिए वहाँ पे वो वीडियो स्पॉन्सर्ड था या नहीं स्पॉन्सर था मुझे नहीं पता, लेकिन जनरली भी इंसान जब कोई अच्छी चीज़ यूज़ करता है और उसके जो सब्सक्राइबर्स होते हैं अगर उनको वो बताने का मौका मिले तो बताना ज़रूर चाहेगा। तो मुझे लगता है उन्होंने भी वहाँ पे जो है जो चीज़ वो पर्सनली इस्तेमाल करते हैं वो आप लोगों को बताई, उनके सब्सक्राइबर्स को बताई, जो कि बहुत अच्छी बात है। कभी भी अपने जो टेक्निक्स होते हैं, अपने जो तौर तरीके होते हैं, अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके बारे में भी बात होनी चाहिए, भले वो स्पॉन्सर्ड है या नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे जो टॉप के यूट्यूबर्स है जनरली वो टॉप ऑफ द लाइन विंडोज़ के पीसी बिल्ड करवा के, कस्टम बिल्ड करवा के वीडियो एडिटिंग रिग वगैरह बनवाते हैं, या फिर मैकबुक्स के लिए जाते हैं क्योंकि पोर्टेबल भी है और उस पर आप बहुत अच्छे तरीके से वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो। कुछ ऐसे नादान यूट्यूबर्स भी है, बड़े बड़े इंडिया में हैं हमारे खास करके, जिनके पास दोनों ही चीज़ नहीं है, यानी कि हाई एंड का पीसी भी नहीं है और हाई एंड का मैकबुक भी नहीं है, ना उनको दोनों चीज़ों की खबर है। तो वो लोगों का अगर आप देखेंगे तो वो लोग आपको शायद नहीं बता पाएंगे, लेकिन जनरली जो टॉप द लाइन यूट्यूबर है जैसे टेक्निकल गुरुजी है और बहुत सारे हमारे इंडियन यूट्यूबर्स भी है, वो लोग मैकबुक्स यूज़ करते हैं, एप्पल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी जो वीडियो एडिटिंग है, इसका जो सिंक्रोनाइजेशन है, पूरा एप्पल का इकोसिस्टम है, बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक है और इसमें ही जो है आपको सुपर प्रोडक्टिविटी मिलती है। अगला क्वेश्चन है देवांश मिश्रा का, बोलते हैं मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, आईपैड प्रो लेना मेरा ड्रीम है, लेकिन इसके जो मैजिक कीबोर्ड वगैरह है उसके लिए पैसे मेरे पास नहीं है, पेंसिल भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकता बेसिकली, और बोलते हैं कि कोई और ऑप्शन बताइए। देखिए आईपैड प्रो हो या कोई भी आईपैड हो, उसके साथ ज़रूरी नहीं कि आप वो 30,000 रुपये का मैजिक कीबोर्ड जो आता है वो ही खरीदे, या एप्पल का जो कीबोर्ड आता है दूसरा वाला जिसके अंदर 10,000 12,000 खर्चा करना पड़ता है, वो ज़रूरी नहीं है आपको खरीदना। 2,000 रुपये का भी अगर ब्लूटूथ कीबोर्ड आप इस्तेमाल करेंगे तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आईपैड के साथ। हाँ, एप्पल के जो कीबोर्ड में पोर्टेबिलिटी वगैरह आपको मिलती है वो वहाँ पे नहीं मिलेगी, लेकिन आप उसको अलग से कैरी कर सकते हो। अभी आपके पास 30,000 रुपये या तो खर्चा करने के लिए होना चाहिए या फिर आपको थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी। आप कोई भी नॉर्मल से कीबोर्ड ले सकते हो, लॉजिटेक के भी बहुत सारे कीबोर्ड आते हैं 2-3 हज़ार रुपये के, वो ले सकते हो, कोई भी ब्लूटूथ कीबोर्ड उसका चल जाएगा। और एप्पल पेंसिल की अगर आप बात कर रहे हो थोड़ा रुक के लो, लेकिन मेरा आपको सजेशन यही रहेगा कि एप्पल पेंसिल ही लो, क्योंकि उससे बेहतर प्रोडक्ट आपको मार्केट में देखने नहीं मिलेगा। अदरवाइज आप लॉजिटेक क्रेयॉन देख सकते हो जहाँ पे आपको 2-3 हज़ार रुपये बचेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो वर्थ है एप्पल पेंसिल के ऊपर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भूषण देसाई का, बोलते हैं मैकबुक और माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस, ये दोनों प्रोडक्ट्स जो है ये न्यूजीलैंड में काफ़ी फेमस है, वहीं पे रहते हैं और वहाँ पे कुछ मास्टर्स की डिग्री वगैरह कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कौन सा लैपटॉप जो है ज़्यादा बेहतर रहेगा एक दूसरे से अगर कंपेयर करें तो हम लोग हर सेगमेंट के अंदर कौन सा बेहतर रहेगा? देखिए हर सेगमेंट के अंदर कोई भी चीज़ जो है वो बेस्ट नहीं हो सकती, किसी के अंदर कोई चीज़ अच्छी है तो किसी के अंदर कोई चीज़ अच्छी है। अगर आपको ज़्यादा जो है विंडोज़ बेस्ड काम करना है तो माइक्रोसॉफ्ट वाला सर्फेस बुक ले लो आप। अगर आपको ज़्यादा मैकओएस के ऊपर काम करना है तो आप मैकबुक ले सकते हो जिसके अंदर आप विंडोज़ भी चला सकते हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पे इसके लिए एक एडवांटेज हो जाता है। वहाँ पे
मैकओएस डालना बहुत ज़्यादा ट्रिकी है। दूसरी बात है कि आपको कौन से सॉफ्टवेयर चलाना है, वो सॉफ्टवेयर कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर बेहतर चलते हैं, क्या मैकओएस के ऊपर बेहतर चलते हैं, क्या विंडोज़ के ऊपर बेहतर चलते हैं, ये अब आपको डिसाइड करना है। और आपके जो कलीग्स है, आपके जो क्लासमेट्स है, वो ज़्यादा क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको उनके साथ किस में ज़्यादा जो है सिंक्रोनाइजेशन में बेहतर पड़ेगा, कौन सी प्रोडक्ट, उसके लिए आप जा सकते हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों तौसीफ आलम का, इनके पास आईफोन 11 ऑलरेडी है, आईफोन एसई 2020 और वन प्लस नॉट के बीच में कंफ्यूज है कि कौन सा फोन जो है सेकेंडरी डिवाइस के तौर पे यूज करना चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर आपको कॉल रिकॉर्डिंग चाहिए, अगर आपको एक एंड्रॉइड फोन भी चाहिए सेकेंडरी फोन जो कि आपको बेनिफिशियल हो सकता है बहुत सारे सिनेरियोज में, तो आप वन प्लस नॉट के लिए जा सकते हो, क्योंकि कैमरा वगैरह जो भी आपको चीज़ें इस्तेमाल करनी है, जो आपको प्रीमियम चीज़ें इस्तेमाल करनी है, जो आपको हाई क्वालिटी वाली चीज़ें इस्तेमाल करनी है, उसके लिए आपके पास आईफोन 11 तो ऑलरेडी है। तो यहाँ पे आपको आईफोन एसई एज ए सेकेंडरी फोन की जरूरत नहीं है, आप एक एंड्रॉइड रख सकते हो, तो दोनों काम आपके हो जाएंगे। और आईफोन एसई अगर आप रखते हो तो उसके क्या बेनिफिट है कि आपको जो है एक छोटा फोन मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास आईफोन 11 है जो कि एक बड़ा फोन है, प्लस आप एक वन प्लस नॉट लेंगे जो आपको और भी बड़ा फोन है, तो यहाँ पे आपको दो बड़े फोन कैरी करना थोड़ा जो है डिफिकल्ट हो सकता है। सेकंड चीज़ यहाँ पे आपको बेनिफिट है कि आप हैंड ऑफ का फायदा उठा सकते हैं, यानी कि यहाँ पे कुछ काम करें तो वो काम वहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगा आपका एक ही iCloud अकाउंट होगा, आपके मैसेजेस आ जाएंगे दोनों फोन पे एक साथ, आपके कॉल्स आ सकते हैं दोनों फोन पे एक साथ। तो बहुत सारे बेनिफिट जो है दोनों सिनेरियोज के अंदर है। आप किसी के साथ भी जाना चाहेंगे, आप रॉन्ग नहीं होंगे, बस आपको डिसाइड करना है कि आपके प्रायोरिटीज क्या है। अगला क्वेश्चन भी हमारा वन प्लस नॉट के ऊपर ही है। यहाँ पे औसाफ शेख ये लिखते हैं कि भाई प्लीज टेल मी व्हाट डू यू थिंक अबाउट वन प्लस नॉट। देखिए वन प्लस नॉट एक सस्ता फोन है जिसका बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट किया गया, वहां पे आपको सब चीज जो है मीडियोकर मिलेगी, यानी कि सब चीज जो है ओके ओके मिलेगी। वहां पे चिपसेट आपको मोस्ट पावरफुल देखने नहीं मिलने वाला, जबकि उस रेंज के एंड्रॉइड फोन्स के अंदर उससे कई ज्यादा पावरफुल चिपसेट आते हैं। उसके अंदर आपको बिल्ड क्वालिटी सबसे ज्यादा सुपीरियर देखने नहीं मिलने वाली, थोड़ी सस्ती क्वालिटी की बिल्ड क्वालिटी है उसकी, जहाँ पे आपको साइड्स जो है वो प्लास्टिक वगैरह के देखने मिलने वाले हैं। उसमें जो कैमराज है उसकी क्वालिटी आपको इतनी अच्छी नहीं देखने मिलने वाली, और थोड़े गेमिंग वाले कैमराज भी दिए, जैसे 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर, ये सारे जो कैमराज है आपको कुछ यूज़ नहीं आने वाले। इतना हाई मेगापिक्सल वाला जो कैमरा काउंट दिया है, लेकिन फोटोज जो है फिर भी आईफोन से बेहतर नहीं निकाल सकता। तो बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेज है उस फोन के अंदर। डिस्प्ले भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ वहाँ से अगर आप साइड से देखेंगे तो कलर शिफ्टिंग का प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें जो है वन प्लस के फ़ोन में अंदर कॉमन है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर है, लेकिन उसके अंदर कुछ बेनिफिट भी है। अगर आप एंड्रॉयड के सेक्टर में देखते हो तो एक रेप्यूटेड कंपनी है। अगर आप एंड्रॉयड के सेक्टर में देखते हो तो आपको वहाँ पे क्लीन यूआई देखने को मिलता है, जैसे गूगल पिक्सल वगैरह में आता है। तो ये जो है बहुत सारे अच्छे फैक्टर्स भी है जो वन प्लस नॉट के फेवर में है। तो आपको आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से कैसा लगता है वो हिसाब से आप सोच के ले सकते हो। वो प्राइस में डिसेंट भी है और नहीं भी है, अब आपकी मर्जी है कि आपको उतना पैसा जो है वन प्लस नॉट के लिए स्पेंड करना है या नहीं करना। ये हाइप जो अभी क्रिएट हुआ है थोड़े दिन के बाद जो है ये खत्म हो जाएगा, और उसके बाद जो है शायद महीने भर के बाद उसको कोई पूछेगा भी नहीं। अगला क्वेश्चन है डूड स्ट्रेंज का, ये बोलते हैं गेमिंग्स के लिए हर कोई जो है आईफोन ही क्यों लेता है, खेलने के लिए सब आईफोन को ही क्यों प्रेफर करते हैं। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आईफोन के अंदर है वो एक है बहुत ही ज़बरदस्त प्रोसेसर। आप पुराने आईफोन्स भी लेंगे तो वहाँ पे हर आईफोन के अंदर आपको फ्लैगशिप प्रोसेसर ही देखने मिलते हैं अपने अपने टाइम के, और नए आईफोन्स भी देखेंगे उसके अंदर भी फ्लैगशिप प्रोसेसर है, और जो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स है उसके या तो बराबर के है या उससे बेहतर परफॉर्मेंस वाले है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑप्टिमाइजेशन। जो ऑप्टिमाइजेशन आपको आईफोन में मिलता है आपको एंड्रॉइड के किसी भी फ़ोन में नहीं मिलता। गेम डेवलपर्स भी अपने गेम को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आईफोन के लिए ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आईफोन वाले जो है ना उसके अंदर के इन ऐप परचेज के लिए पैसा खर्चा करते हैं, वो एपीके फाइल वगैरह डाउनलोड करके इस्तेमाल नहीं करते। वैसे गेमिंग के अंदर वो करके भी फायदा नहीं, पैसा तो खर्चा करना पड़ेगा पबजी में यूसी वगैरह लेने के लिए, लेकिन जनरली दूसरे एप्लीकेशन में भी अगर आप देखेंगे तो आपको आईओएस के लिए जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से डेवलप्ड नजर आएंगे। अगला क्वेश्चन है निखिल कालरा का, ये iOS 14 के क्लॉक विजिट के बारे में बोल रहे हैं कि कभी कभी सही टाइम दिखाता है, कभी कभी सही टाइम नहीं दिखाता। देखिए iOS 14 के बेटा 3 के अंदर एप्पल ने ये जो क्लॉक विजिट है, ये क्लॉक विजिट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, और आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि इसके अंदर कभी कभी सही टाइम दिखाता है, कभी कभी सही टाइम नहीं दिखाता। उसकी वजह ये है कि ये बेटा वर्जन आप चला रहे हो, बेटा वर्जन में बग्स रहते हैं। अभी वो एक नया फीचर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, तो उस पर जो बग है ये बग को लोगों ने रिपोर्ट कर दिया एप्पल को, और अगले जो अपडेट है उसमें वो चीज़ सॉल्व हो जाएगी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है आशीष सिंह का, मैं पूरा क्वेश्चन रीड नहीं करूंगा, आप रीड कर सकते हैं अगर आपको पॉज करके करना है तो। मैकबुक के बारे में लिखते हैं कि मैकबुक जो 2019 तक आते थे उसके अंदर कीबोर्ड का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, और इतने ज़्यादा यूज़र जो है वो फ्रस्ट्रेट हुए, इतने ज़्यादा कंप्लेंट्स की गई, उसके बाद जाके एप्पल ने फिक्स किया। तो इतनी बड़ी कंपनी और इतनी जो है छोटी हरकत चीप क्वालिटी की चीज़ें क्यों इस्तेमाल करती है। कभी कभी लगता है कि एप्पल अपने यहाँ सिर्फ प्रॉफिट बनाने के लिए काम करती है। हर कंपनी भैया प्रॉफिट बनाने के लिए काम करती है। आप भी जिस कंपनी में नौकरी करते हो प्रॉफिट बनाने के लिए काम करते हो। आप ये नहीं सोचते हो कि कंपनी का मैं क्या फ़ायदा करके दिखा दूँ, पहले आप सोचते हो कि मैं कितना पैसा कमाऊँ, और सेकेंडरी चीज़ होती है कि कंपनी का कितना फ़ायदा कराओ। तो एप्पल भी या कोई भी कंपनी होगी वो पहले कंज्यूमर का नहीं सोचेगी, पहले अपनी जेब
जेब गर्म करने का सोचेगी, और सेकंड चीज़ जो वो सोचेगी वो कंज्यूमर का सोचेगी। दूसरी बात, यहाँ पे जो कीबोर्ड की बात आप कर रहे हो, बिल्कुल जब भी एप्पल ने वो नया कीबोर्ड इंट्रोड्यूस किया था अपने मैकबुक के अंदर, वहाँ पे जो है वो कीबोर्ड के अंदर इशू आया, लोगों ने कंप्लेंट की, एप्पल ने एक्नॉलेज नहीं किया, कीबोर्ड बदली कर करके उन्होंने दिया, उसको इम्प्रोवाइज करके अपने प्रोडक्ट लाइन के अंदर चेंज नहीं लेके आया। जब उनको फाइनली रियलाइज हुआ कि स्टेप इसके ऊपर लेना चाहिए, तब उन्होंने जाके उन सारे कीबोर्ड वाले जितने मैकबुक है उन पे कीबोर्ड की वारंटी जो है 1 साल से बढ़ाकर 4 साल की कर दी, जो कि एक वेलकमिंग स्टेप है। एक्ट लेट किया, बहुत ही ज़्यादा कंडेमेबल है, बुराई करने के लायक है, लेकिन जो स्टेप उन्होंने लिया वो अच्छा है और अभी इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। और रही बात एप्पल एक लालची कंपनी है, तो बिल्कुल मैं आपके साथ जो है 100% एग्री करता हूं कि एप्पल एक बहुत ज़्यादा लालची प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। अगला क्वेश्चन है नाजिद अली का, ये भी वन प्लस नॉट से रिलेटेड है। बहुत सारे लोगों को वन प्लस नॉट जो है उसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई है, वन प्लस वालों ने पीआर के ऊपर खर्चा भी बहुत ज़्यादा किया है, तो यहाँ पे एक्साइटमेंट जो है ये होना जो है लाजमी है। पहला क्वेश्चन इनका ये है कि वन प्लस नॉट लेना वर्थ होगा या आईफोन 10R सेकेंड हैंड फॉर एटलीस्ट 1.5 साल का यूजेज, क्योंकि वन प्लस जो है 2 साल का अपडेट देता है और आईफोन जो है वो स्लो तो नहीं फील होगा iOS 14 के बाद 15 के बाद। रही बात वन प्लस की, तो वन प्लस नॉट लेने से अच्छा आईफोन 10R सेकेंड हैंड लेना अच्छा है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कहाँ से लेते हो। ट्रस्टेड सेलर होना चाहिए, आपका नोन होना चाहिए, या फिर आपका पैसा सेफ होना चाहिए, बर्बाद नहीं होना चाहिए। रही बात आईफोन 10R के स्लो होने की, शर्त लगा लो, पेपर पे लिख के देता हूं, स्टैम्प पेपर पे लिख लो, जो करना है कर लो, आईफोन 10R जो है iOS 14, iOS 15, iOS 16 पे कभी भी स्लो नहीं होगा। आज भी आईफोन 7 उसका मैं जब स्पीड टेस्ट करता हूं आईफोन SE के साथ, दोनों iOS 13 पे चले, जो कि लेटेस्ट iOS है अभी करेंटली स्टेबल वर्जन के अंदर, तो आईफोन 7 इज एज गुड परफॉर्मिंग एज आईफोन SE। तो सोच लीजिए कि आईफोन 10R आपको लैगिंग लगेगी 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला। वन प्लस नॉट से कई गुना बेहतर उसके अंदर परफॉर्मेंस, कैमरा, बैटरी, हर चीज़ देखने मिलेगी, और अपडेट और ओवरऑल क्वालिटी भी आपको बेहतर देखने मिलेगी। अगर आप आईफोन 10R ले सकते हो सेकेंड हैंड में, तो उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन है ओमकार सबनेस का, ये बोलते कोई कंपनी है वो बड़े साइज के बैटरीज बनाती है आईफोन के लिए, वो लेना चाहिए कि नहीं? चाइना की कंपनी है, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। जो एप्पल ने यहाँ पे आपके आईफोन में बैटरी डाल के दिया है उस पर रहो और ओरिजिनल बैटरी का इस्तेमाल करो, डुप्लीकेट बैटरी भी नहीं डालना और इस टाइप के जो बड़े कैपेसिटी की बैटरी नहीं डालना, क्योंकि आपका आईफोन जो है आपके साथ रहता है, आपके बच्चों के साथ रहता है, कभी फट गया तो सस्ते के चक्कर में या ज़्यादा के चक्कर में बहुत महंगा पड़ जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है प्रशांत का, बोलते एक चैनल पे मैंने देखा आईफोन 10R वर्सेस आईफोन 11 का स्पीड टेस्ट, वहां पे देखा कि गेमिंग में आईफोन 11 जो है फास्ट है, लेकिन वीडियो एडिटिंग एक्सपोर्टिंग करने में आईफोन 10R फास्ट रेंडर करता है। तो क्या 10R का CPU आईफोन 11 के CPU से बेटर है कि नहीं? और संडे Q&A में आपको टोटल कितना टाइम लगता है क्वेश्चन ढूंढने, वीडियो एडिटिंग करने और अपलोडिंग करने तक? बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है मुझे। वीडियो बनाने के अंदर जो आधे घंटे का वीडियो इसको शूट करने के लिए 45 मिनट लगता है, क्योंकि थोड़े बहुत मिस्टेक मेरे से भी होते हैं। उसके पहले क्वेश्चन निकालने के लिए 4 से 5 घंटे का टाइम लगता है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन फिल्टर करना पड़ता है। एडिटिंग में और 1 घंटा लग जाता है, थंबनेल बनाने के लिए आधा घंटा लग जाता है, अपलोडिंग में और सब टैग्स वगैरह डालने में आधा घंटा। तो पूरा संडे का दिन जो है मेरा इसमें चला जाता है, लेकिन मैं खुश हूँ इससे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, कॉमेंट्स अच्छे, लाइक्स वगैरह सब चीज़ अच्छी, आप लोग शेयर वेयर भी करते हो, तो आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट। और बहुत सेटिस्फाइड हूँ मैं ये मेहनत के पीछे आपका रिस्पॉन्स देख के। रही बात स्पीड टेस्ट की, तो देखिए ये चीज़ मैंने आईफोन SE वर्सेस आईफोन 7 में भी देखा। 11 और 10R तो बहुत ज़्यादा करीब है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, फिर भी आईफोन 7 जो है ज़्यादा अच्छे से रेंडर कराई। एक्चुअली क्या है, आईफोन 11, आईफोन SE जो है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल फोन्स है। A13 बायोनिक बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मैंने तो देखा नहीं वो वीडियो, लेकिन वहाँ पे मैं श्योर हूँ कि आधे सेकंड से भी कम का डिफरेंस रहेगा। एक्चुअली ये फोन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन जब हम लोग क्लिक करते हैं उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क हो, लैग हो कहीं पे हमारे टच इनपुट को लेने में, जिस वजह से जो है थोड़ा बहुत जो है फ़र्क आ जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जो पुराने आईफोन्स के प्रोसेसर है वो भी मोर देन केपेबल है, जो भी आप काम उसके ऊपर थ्रू करते हो। और इससे ज़्यादा अगर पावरफुल कोई चीज़ करनी होगी, अगर 4K के अंदर भी 4K 60 या 10 बिट वाले फुटेज, जिसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा हाई बिटरेट वाले फुटेज होंगे, तो उसके अंदर आपको एक्चुअल डिफरेंस देखने मिलेगा। जनरली ये सब चीज़ें वीडियो एडिटिंग वगैरह में पुराने आईफोन भी ले लेते हो तो नए आईफोन के मुकाबले ही परफॉर्मेंस देंगे वो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों काशान का, ये बोलते हैं प्राइवेसी तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम कौन से बड़े बिलियनर है या सेलिब्रिटी है तो हमको कितना फर्क पड़ना चाहिए प्राइवेसी से? हमारा कोई कंपनी डेटा स्टील कर भी लेती, चोरी कर भी लेती, तो हमको कितना फर्क पड़ना चाहिए एज ए नॉर्मल यूजर? एज ए नॉर्मल यूजर आपको एक सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन और आपको एक करोड़पति इंसान से भी ज़्यादा फर्क पड़ना चाहिए अगर आपका कोई डेटा चोरी करता है। तो उसका रीज़न मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जो सेलिब्रिटी होता है, पॉलिटिशियन होता है, करोड़पति होता है, उसके पास
बहुत बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स होते हैं, बहुत पैसा होता है, बहुत ज़्यादा हायर अथॉरिटीज से कॉन्टैक्ट होते हैं, बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बड़ी बड़ी फॉलोइंग होती है जैसे ट्विटर वगैरह पे। अगर उनके साथ कोई भी चीज़ गलत होती है तो वो 1 सेकेंड में बहुत बड़ा मैटर क्रिएट कर सकते हैं और उस पर एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन आपके और मेरे जैसे नॉर्मल इंसान की अगर कोई प्राइवेसी स्टील करता है तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, हमारी कोई सुनवाई कहीं पे नहीं होती है। इसलिए हमारे लिए जो है प्राइवेसी उनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एक बिलियनर के अकाउंट में से कुछ लाख रुपए या करोड़ रुपए चोरी कर ले तो उसको जो है इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके और मेरे जैसा इंसान जो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, एक सिंपल इंसान जो है, उसके अकाउंट में से ये प्राइवेट डिटेल्स चुरा के कोई अगर पैसे चोरी करता है तो कितना ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। तो इस बारे में आपको जो है सोचना चाहिए कि आपके लिए प्राइवेसी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है पुष्पेंद्र सैनी का। बोलते हैं मेरे साथ स्कैम हो गया, किसी का नंबर भी उन्होंने दिया है। क्विकर पे उन्होंने देखा एक सेलर जो है दुबई से कोई आईपैड प्रो उनको दे रहा था तो 56,000 रुपीज़ भाई साहब ने उसको ट्रांसफ़र कर दिए। पुलिस स्टेशन पे भी मैंने बोला है, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है। तो क्या कर सकते हैं मेरे भाई आपके साथ? आपको थोड़ा कॉमन सेंस भी होना चाहिए। देखिए पैसा जब आपके पास है उसके साथ आपके पास जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए। अगर आपके पास इंटरनेट है, आपके पास फ़ोन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके ऊपर कुछ भी करेंगे। मुझे बहुत बुरा लग रहा है आपके साथ ऐसा हुआ। 56,000 रुपीज़ बहुत बड़ी अमाउंट होती है। 5,000 भी अगर आपका जाता, 500 भी जाता, मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता। लेकिन आपको भी थोड़ा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। रोज मुझे डीएम आते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, भाई हमारा 20,000 रुपये चला गया, 5,000 रुपये चला गया। अरे मेरे भाइयों, आंखें खोलो, होश में आओ। कोई भी इंसान आपको जो है टू गुड टू बी ट्रू जो डील्स होते हैं उसके अंदर बेनिफिट करवा के नहीं दे सकता। 100% आपका जो पैसा है वो चोरी होगा, आपके साथ फ्रॉड होगा। आपको कॉमन सेंस होना चाहिए कि दुबई से आप चीज मंगवा रहे हो, दुबई से वो प्रोडक्ट अगर आपको भेज रहा है, अगर वो प्रोडक्ट भेज भी देता है तो आपको उसके ऊपर 20,000 25,000 रुपये कस्टम ड्यूटी लग जाएगी। क्या फायदा है वहां से लेने का? 56,000 रुपीज़ आपने उठा के आईपैड के ऊपर वहां पे डाल दिया, कोई कर पे किसी को ट्रांसफर कर दिया, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, पुलिस भी आपकी मदद नहीं कर सकती। आपने खुद अपने अकाउंट से जो है उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया। आप देखिए, कोशिश कीजिए अपने कोई कॉन्टैक्ट लगा के कि आपको कोई मदद कर सकता है तो शायद आपका पैसा वापस आ जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आपका पैसा वापस आएगा। अगला क्वेश्चन है गोपेश का। बोलते हैं सैमसंग भी तो अपना चिपसेट यूज करता है एप्पल के जैसा, तो वहां पे ऑप्टिमाइजेशन क्यों नहीं है, वहां पे इतना अच्छा क्यों नहीं परफॉर्मेंस है? क्योंकि सैमसंग जो एक्सिनोस चिपसेट यूज करता है, लेकिन सॉफ्टवेयर किसका यूज करता है? एंड्रॉइड का यूज करता है, गूगल का यूज करता है। खुद का सॉफ्टवेयर बनाता है क्या? नहीं बनाता है। सिर्फ उसके ऊपर स्किन है, सिर्फ यूआई है, यूजर इंटरफेस है सैमसंग का। लेकिन यहाँ पे एप्पल का खुद का अपना सॉफ्टवेयर है जो कि iOS है, खुद का चिपसेट है और खुद का पूरा हार्डवेयर है, जिसकी वजह से आपको फैंटास्टिक ऑप्टिमाइजेशन मिलता है। इस Q&A का आखिरी क्वेश्चन पूछा है सलमान ने। बोलते हैं सेल बडी जो है ओरिजिनल एक्सेसरीज, चार्जर, हैंड्स फ्री वगैरह क्यों नहीं देते उन फोन्स के ऊपर जो सेकेंड हैंड है, यानी कि वेंडर वारंटी वाले हैं? उनके कॉल सेंटर की जो लड़कियां हैं वो बोलती है कि नहीं, हम लोग जेनरिक एक्सेसरीज ही देंगे। जेनरिक एक्सेसरीज मतलब लोकल मार्केट की जो एक्सेसरीज होती है, ओरिजिनल नहीं होती। उसके जो है कुछ रीजन है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब मैं या आप जैसा कोई इंडिविजुअल बंदा जाके अपना फ़ोन बेचता है किसी शॉप पे या किसी भी OLX पे, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने जो एक्सेसरीज है फ़ोन का डब्बा पूरा उठा के दे देते हैं और सामने वाले को वो चीज़ मिल जाती है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग किसी पर्टिकुलर वेंडर से ये सारे फ़ोन सोर्स करते होंगे। आपसे और मेरे से लेके तो बेचते नहीं है, पर्टिकुलर वेंडर से जो सोर्स करते हैं। जो लोग ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, मुझे पता नहीं किसके साथ, लेकिन उनका दिन का टाइप होता है जिसके जरिए से जो सेकेंड हैंड आईफोन्स देकर नया चीज़ लेते हैं, पुराने फ़ोन देकर नया चीज़ लेते हैं, उसके अंदर से ये चीज़ें उठाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जनरली फ़ोन का बॉक्स या कभी कभी एक्सेसरीज जो है वहाँ पे जो सेलर होता है, जो इंडिविजुअल सेलर होता है, वो इन कंपनीज को नहीं देता है। तो वहाँ पे इनके पास ये चीज़ आती नहीं। अब अगर ओरिजिनल चीज़ ये बॉक्स में डाल के आपको देने लगे तो 3,500-4 हज़ार रुपये के एक्सेसरीज इनको आपको बॉक्स में डाल के देना पड़ेगा। अब आप खुद सोचिए कि 15,000 रुपये का iPhone 6s या iPhone 7 सेकेंड हैंड में आप उनसे ले रहे हो, उसके ऊपर वो बोलते हैं नहीं, अगर आपको एक्सेसरीज चाहिए तो आप 4,000 रुपये एक्स्ट्रा दो। तो ना उनको वो चीज़ जो है जमने वाली है, ना आपको वो चीज़ जो है अफोर्ड आप कर पाएंगे, क्योंकि आपका बजट 15,000 का है। तो 20,000 रुपये आप सिर्फ जो है टोटल मिला के देना नहीं चाहेंगे एक्सेसरीज के लिए। और दूसरा रीज़न ये भी है कि जो ईयरफोन्स वगैरह आते हैं वो गंदे होते हैं, कान में लोग पहनते हैं, कान का जो वैक्स वगैरह है उसमें लग जाता है। अगर वही चीज़ आप अपने कान में डालेंगे, इट विल बी फिल्दी, इट विल बी वेरी अनहाइजीनिक। तो वो मैं भी रेकमेंड आपको नहीं करूँगा। यही रीजन है वो लोग जो है लोकल एक्सेसरीज देते हैं अपने सेकंड हैंड आईफोन्स के अंदर। तो ये था दोस्तों आज का हमारा संडे Q&A। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपके जो भी सवाल है दिल में नीचे कमेंट्स में लिख के बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आपका जो है बहुत बहुत मैं थैंकफुल रहूंगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।